Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss chapter number 3 exercise from chemistry book by Azim Cat. हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास बेस करता है बॉयल्स लॉ पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट इज बॉयल्स लॉ ऑफ द गैसेस, गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बॉयल्स लॉ को डिफाइन करें है क्या और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखें, जिसमें हम उसकी 4 तरह की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में 4 तरह के ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे जो हम चैप्टर के अंदर थ्योरी में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट है what are isotherms, what happens to the position of isotherm when they are plotted at a high pressure temperature for a particular gas। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि आइसोथर्म क्या है। आइसोथर्म की अगर मैं बात करूं, आइसो का मतलब होता है सेम एंड थर्म का मतलब है टेम्परेचर, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व आती है, जो पैराबोलिक कर्व आती है, उस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन दे आर प्लॉटेड एट द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस। यानी अगर आपने पहले टेम्परेचर T1 रखा हुआ है और आप टेम्परेचर को चेंज करके आप T2 की बात करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कर्व आती है। अगर आप लोग अपने सामने स्क्रीन को देखें तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक ग्राफ शो हो रहा है। ये ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान है, जिसमें प्रेशर को आप एक्स एक्सिस पे ले रही हैं और वॉल्यूम को आप वाई एक्सिस पे लेंगे। जब हम टेम्परेचर T1 रखते हैं, यानी पहले टेम्परेचर कम रखते हैं, तो हमारे पास एक कर्व आती है, पैराबोलिक डिक्रीजिंग कर्व आती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को चेंज करके T1 से T2 करके दोबारा उसको फिक्स कर दिया जाता है, लेट सपोज कि जो T2 टेम्परेचर है उस पर जो कर्व आ रही है वो अब एक्स एक्सिस से भी दूर है और वाई एक्सिस से भी दूर है। अगर आप कर्व देखें तो एक एक्स एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो और वाई एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकती हूँ कि जब हम एक टेम्परेचर को इंक्रीज करके अगेन फिक्स करते हैं, अगेन एक कर्व आती है और ये कर्व दोनों एक्सिस से अवे मूव करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम की टर्म भी इंक्रीज होती है। इसी के साथ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन when pressure exerted on a gas are plotted against the inverse of the volume. This straight line change its position in the graph by varying the temperature justified। यानी अब आपने बॉयल्स लॉ का सेकंड ग्राफ को पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक साइड पे पहले जो ग्राफ था उसमें एक्स एक्सिस पे प्रेशर था और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम था, लेकिन अब वो कहते हैं कि आप 1/v को ले लें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अगर आप प्रेशर को लें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और उसमें बेसिकली है क्या 1/v और प्रेशर, यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रेशर के साथ, और ये लाइन बिल्कुल ओरिजिन से अराइज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर 0 था देन उस टाइम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी 0 था। जैसे जैसे 1/v बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग p भी बढ़ता है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बढ़ती जा रही है। अगर आप शुरू से कोई पॉइंट ले तो उसके एक्स एक्सिस पे वैल्यू कम आएगी और वाई एक्सिस पे भी कम आएगी। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, अगर हाईएस्ट से मैं नीचे कोई भी एक्सिस ड्रॉप करती हूँ, उसको नीचे ड्रॉ करूँ उसका, तो अगर वो उस पे पॉइंट पे हम हाईएस्ट पॉइंट पे चेक करें तो वहाँ एक्स एक्सिस पे भी वो ड्रॉ करने से, एक्सटेंड करने से वैल्यू ज़्यादा आएगी और वाई एक्सिस पे भी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/v on x axis and p is taken on y axis, a straight line is obtained। स्ट्रेट लाइन का ऑब्टेन होना उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करेगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल मीट एट द ओरिजिन व्हिच मींस व्हेन प्रेशर इज वेरी क्लोज टू 0 वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सो हाई। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से अराइज हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम दोनों की वैल्यू 0 है। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 0 है लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू उस टाइम मैक्सिमम है जब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स है, लेकिन प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ में भी डिस्कस किया था। अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ डिस्कस किया जाए, दैट इज पार्ट डी। पार्ट डी में वो कहते हैं हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k इन द इक्वेशन PV इज इक्वल टू k डिपेंड ऑन। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, हमने एक आखिरी ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने कहा था वाई एक्सिस पे आप प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ले, दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट रहता है। अब हमने ये बताना है कि PV इज इक्वल टू k कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या अफेक्ट होता है अगर आप टेम्परेचर को भी चेंज कर दें और टेम्परेचर के साथ साथ आप क्वांटिटी ऑफ द गैस को भी चेंज कर दें। अगर आप इसके आंसर की तरफ आएँ तो वैल्यू ऑफ द k इन द अबव इक्वेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ द गैसेस। यानी वो कहते हैं कि अगर आप PV इज इक्वल टू k कह रहे हैं तो इसमें इस बात का ख्याल
रखें कि टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस यानी टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर आप दूसरे क्वांटिटी ऑफ द गैस को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज होगी। अगर इनमें से पहला केस मैं डिस्कस करूँ, पहले केस में हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूँ तो पी वी इज इक्वल टू के क्या कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, देन सेम अमाउंट ऑफ द गैस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज कर गया, लेकिन प्रेशर जब इंक्रीज होगा उस टाइम वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल पीवी की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ द गैस या क्वांटिटी ऑफ द गैस को चेंज करने से क्या होता है। अब आप क्या करें, टेम्परेचर, पहले केस में हमने टेम्परेचर को चेंज किया था और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था, लेकिन अब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द गैस, आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दें एंड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। पहले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था और आपके केस में आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, देन द वॉल्यूम इंक्रीज एंड द वाइस वर्सा। प्रेशर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड एज अ रिजल्ट पीवी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगेन वही बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर फिक्स था, जब टेम्परेचर आपने एक कांस्टेंट रखा या टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हुआ। सेकेंड केस में आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर एक फिक्स्ड है, उसमें अगर आपने देखा तो हमारे पास जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर तो कांस्टेंट था, वॉल्यूम इंक्रीज करने से भी पीवी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, व्हिच स्केल ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट V over T is equal to K। चार्ल्स का क्या है उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि, और इसके साथ साथ हमने उसके स्केल्स को भी पढ़ चुके हैं कि कैल्विन स्केल्स को यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का पोर्शन भी हमने इसमें पढ़ा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ भी हमने ये पढ़ा, और हमने ये साबित किया था कि अगर टेम्परेचर को सेंटीग्रेड या डिग्री में लेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल्स नहीं होती, यानी इनके प्रोडक्ट्स इक्वल या कांस्टेंट नहीं रहते। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि आप उसमें टेम्परेचर को डिग्री की बजाय कैल्विन में लेके जो एक्सपेरिमेंट्स या वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दैट इज़ 150.0 मिलीलीटर वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इस टाइम का टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। It is then cooled at a constant pressure until it occupies 100 milliliter. What is the new temperature? आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, जिस न्यूमेरिकल में आपके पास गिवन डाटा में वॉल्यूम V1 गिवन है और V1 आपके पास 150 ml है। इसी तरह आपके पास T1 भी गिवन है, T1 आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसी के साथ जो प्रेशर है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो कांस्टेंट है, और जो V2 है, यानी आपने V1 की वैल्यू भी गिवन है, T1 की भी गिवन है, P कांस्टेंट है, और V2 की भी गिवन है और T2 आपने कैलकुलेट करना है। V1 हमारे पास 150 है लेकिन V2 आपके पास 100 ml है। व्हाट इज़ द न्यू टेम्परेचर, यानी P1, V1, T1 तीन फैक्टर्स हैं, दूसरे साइड पर भी P2, V2 और T2 तीन फैक्टर्स हैं। आपके पास यहाँ प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है और V1 की वैल्यू भी गिवन है, T1 की वैल्यू भी गिवन है, V2 की गिवन है और T2 आपने कैलकुलेट करना है जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ तो हमारे पास V1 दैट इज़ इक्वल टू 150 मिलीलीटर, उसके बाद T1 दैट इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 25 को अगर डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसकी 25 के अंदर 273 ऐड करेंगे, 298 केल्विन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ V2 की, तो V2 की वैल्यू 100 ml गिवन है और T2 आपने कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो आप V1 की जगह V1 की वैल्यू, T1 की जगह T1 की वैल्यू, V2 की जगह V2 की वैल्यू पुट करें, देन आप T2 इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 298 डिवाइडेड बाई 150। एंड मैंने यहाँ से चूँकि T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को मैं इक्वेशन के एक साइड पे कर दिया, जबकि T2 को मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे किया, तो मेरे पास आंसर आया 198.8 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, डू यू थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ द गैस बिकम जीरो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड? इज इट नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास?
दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट है हाउ डू यू डिड्यूस द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट जीरो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। आपको एब्सोल्यूट जीरो की इंफॉर्मेशन इस आइडिया से कैसे मिली। अगर आप लोगों को चार्ल्स लॉ के ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन याद हो तो उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हमने कहा था कि अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें और जिसमें हमने ये कहा था कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लें, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लें, तो हमने ये देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन आती थी, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती थी। और हमने कहा था कि अगर एक्स्ट्रा प्लॉट कर दे तो ये जो लाइन है ये पीछे जाके टच करती है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये वहाँ हमने ये बात की थी कि अगर इतना टेम्परेचर अटेन हो जाए तो वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन फिर हमने ये भी बात की थी कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर को अटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं वो इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि गैसेज का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, क्योंकि गैसेज गैस रहती ही नहीं, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। सो यहाँ ये कुछ डेफिनेशन थी, ये कुछ इसकी थ्योरी थी, लेकिन अगर हम अपनी की बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम जो अगर किसी भी गैस का अपने कैलकुलेट करना है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ में, दैट वाज VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 माइनस T डिवाइडेड बाई 273। जिस भी हार्श टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि आपको ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेटेड या आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो। हमारे पास फार्मूला है VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 माइनस, आप टेम्परेचर 273 -273 पे डाटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर की जगह मैं -273 या 273 जो भी मेरा टेम्परेचर है उसको मैं पुट करूँगी, उसको डिवाइड करूँगी 273 से। तो 273 से 273 इज 1 और 2000 इसको अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। VT इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस 1, तो फिर 1 में से प्लस का 1 है और -1 है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। आंसर विल बी VT इज इक्वल टू V नॉट और साथ में क्या आएगा 0। तो यहाँ से टर्म 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम अटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी गैसेस इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।